बच्चों नमस्कार, मैं राजेश कुमार साक्षी 247 के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार परीक्षाएं हो रही हैं, बार बार कैंसिल हो जाती हैं और आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस बार हम लोग एक नया सेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ें निःशुल्क YouTube पे उपलब्ध कराई जाएंगी और क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो रोज़ का रोज़ वीडियो मिलेगा। पीछे कुछ समय में इंटरप्शन हुआ है, कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए, उसका कारण टेक्निकल इश्यूज था, बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। बच्चों, आज के बाद आपको हर एक टॉपिक का लगातार वीडियो मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं लसा और मसा, यानी एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो है एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी परीक्षाओं में, जो सारी परीक्षाओं में जरूर क्वेश्चन उठाया जाता है। एक या दो प्रश्न या कभी कभी तीन तीन प्रश्न भी आ जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग आगाज़ करते हैं इस टॉपिक की, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले मेरे बच्चे शुरू करेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब एक दूसरा नाम भी होता है लसा, जिसको शॉर्टकट में बहुत सारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, लसा। इसका मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। ध्यान रहे ये वर्तक नहीं होगा, लघुत्तम समापवर्त्य होता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि लसा का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य होता है, न कि वर्तक होता है। इसके अलावा एक और इसका नाम जो इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया तो पाया गया कि सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। ये एलसीएम के नाम हैं। ये सारे क्या हैं? एलसीएम के नाम हैं, जिसमें है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, लसा यानी लघुत्तम समापवर्त, सबसे छोटा सार्वगुणज। यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर वो चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं तो पूरी की पूरी टॉपिक हमको समझ में नहीं आती है। लसा मसा निकालने की विधियाँ अनेक हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ट्रिक का प्रयोग होता है, बहुत सारी चीज़ें नई हैं, बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं, लेकिन उन सभी के बीच से एक ऐसा समन्वय बनाते हुए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि किसी भी प्रकार के बच्चे को, किसी भी प्रकार के बच्चे को, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आज के बाद लसा मसा का भय आपके दिमाग से मैं निकाल कर रख दूंगा। तो आइए समझते हैं पहले इसको कि सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है। यहाँ पे एक शब्द आया, नया शब्द है एक, आपके सामने आएगा मल्टीपल। मल्टीपल को बेटा कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। और इसको इसका एक और नाम भी होता है समापवर्त्य। समापवर्त्य, समापवर्त्य भी गुणज का नाम तो नहीं कह सकते हैं। समापवर्त्य मतलब जो समान अपवर्त्य हो, दोनों में दो या दो से अधिक संख्याओं में जो समान अपवर्त्य होते हैं उसको समापवर्त्य कहा जाता है। हम सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे समझा देते हैं। गुणज का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि बेटा 5 का गुणज बताओ, 5 का गुणज बताओ, तो आप कहोगे सर 5 का गुणज 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, एंड सो ऑन। इतने सारे इसके गुणज हो सकते हैं। ये गुणज कहाँ तक जाएंगे? अनंत की तरफ जाएंगे, इनफाइनाइट की तरफ अग्रसित होंगे। तो समस्त गुणजों की संख्या कल्पना कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा।
अब मैं पूछता हूं कि 5 का जो गुणज था, अब यहां पे देखिए एक और लेते हैं, हम कहते हैं कि 15 का गुणज बताइए। तो 15 का गुणज आप कहेंगे सर 15 भी हो सकता है, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 75 होगा, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे गुणज का मतलब आपको समझ में आया कि गुणज क्या होता है। गुणज किसी भी संख्या का गुणज निकालने के लिए उसमें अपने मन से किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए तो वो उसका गुणज कहलाता है। और गुणजों में 5 और 15 के गुणज में जो गुणज कामन होगा, जो गुणज कामन होगा यानी जो अपवर्त कामन होगा, उसको समान वाला जो समान कामन होगा उसको समापवर्त कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो 30 है, यहाँ पे देखिए आप जरा सा, जो यहाँ पे 30 है आपका, जो यहाँ पे आपका 30 बनता है, 30 ये, और यहाँ पे जो 30 है ये सबसे छोटे जो हैं, सबसे छोटे वाले जो हैं अपवर्त हैं, जो कि दोनों में कामन है, तो इसलिए इसको कहा जाता है, दोनों चूंकि समान भी हैं इसलिए समापवर्त कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आपके समझ में आया होगा कि सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है। सार्व का मतलब होता है मेरे भाई कामन, सार्व का मतलब कामन, उभयनिष्ठ, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो सार्व का मतलब क्या होता है, कामन होता है यानी उभयनिष्ठ होता है। तो जो मल्टीपल यानी जो गुणज दो संख्याओं में कामन होगा, उभयनिष्ठ होगा, समान होगा, उसको समापवर्त कहा जाता है और उसी का नाम गुणज भी होता है। तो चलिए एक चीज आपने देखा कि यहाँ पे गुणज शब्द क्या होता है, तो आइए एक चीज और आपको समझाते हैं। इसमें एक आता है शब्द फैक्टर का। किसका नाम आता है? फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्याएं होती हैं जो उसी संख्या को काट देती हैं, जो उसी संख्या को क्या करती हैं? काटती हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 20 के फैक्टर क्या होंगे, 20 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि 20 का फैक्टर वे सारी संख्याएं होंगी जो 20 को काटती होंगी। 20 का फैक्टर क्या होगा? वे सारी संख्याएं होंगी जो 20 को पूरी तरीके से क्या करती होंगी? काटती होंगी। तो 1 से 20 हमारा कटता है, 2 से भी 20 कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है और 20 से कटता है। तो ये सब 20 के गुणनखंड है यानी 20 के फैक्टर हैं। तो दो बातें अपनी दिमाग में रखिएगा कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। एलसीएम जो होता है गुणज पे आधारित होता है और एचसीएफ जो हमारा होता है वो फैक्टर पर आधारित होता है यानी गुणनखंड पर आधारित होता है। तो ये दो बातें हमारी ऐसी हैं जो कि इस बड़ी सी टॉपिक को आधारशिला प्रदान करती हैं। तो मेरे बच्चे घबराइए मत, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे आगे क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल एकदम शून्य से शिखर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे किसी भी बच्चे को, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा, चाहे पढ़ने में बहुत स्मार्ट बच्चा होगा, उसको भी मज़ा जरूर आएगा। तो आइए, तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि क्या स्थितियाँ बनती हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हम ल से शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम की अगर परिभाषा की बात करते तो एलसीएम की परिभाषा इसके, एलसीएम की परिभाषा जो है इसके नाम से ही बन जाती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या हो जाए भाई? पूरी पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए।
यानी जहां पर भी लसा का नाम आएगा, जहां पर एलसीएम का नाम आएगा, जिस सवाल में एलसीएम ज्ञात करना होगा, जो सवाल एलसीएम पर बेस्ड होगा, उसमें छोटे से छोटा शब्द, न्यूनतम शब्द, निम्नतम शब्द, छोटी से छोटी शब्दों का प्रयोग जरूर होना है। छोटे से छोटे शब्दों का प्रयोग जरूर होना है। अगर छोटे से छोटे शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो सवाल एलसीएम का नहीं होगा। तो मेरे भाई, आप समझ लीजिए कि लौसक क्या होता है। लौसक वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो जैसे अब आपको हम समझाते हैं कि 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 24 का लौसक क्या होगा। तो आप देखेंगे कि 18 का गुणज क्या होगा, 18 होगा, 36 होगा, 18 54 होगा, 72 होगा एंड सो ऑन होगा। ये 18 के क्या हैं, गुणज हैं। ये 18 के क्या हैं, गुणज हैं। इसी तरीके से 24 का गुणज लिखते हैं। 24 का गुणज 24 होगा, 48 होगा, 48 के बाद 24 तियां 72 हो जाएगा। इस तरह से ये भी आगे तक जाएगा। और इसमें जाने कितने ऐसे गुणज होंगे जो आपस में मैच करते होंगे, कॉमन होंगे। इसमें जाने कितने ऐसे गुणज होंगे जो आपस में मैच करते होंगे। तो लेकिन उन सारे गुणजों में हमें कौन सा उभयनिष्ठ वाला लेना है जो सबसे छोटा वाला कॉमन होगा। तो सबसे छोटा तो यहां पे लगता है कि हमारा क्या कॉमन है, 72 है। और 72 के आगे भी बहुत सारे ऐसे गुणज होने वाले हैं जो कि इसमें कॉमन होंगे, लेकिन वो हमारे लौसक नहीं हो सकते, वो हमारे एलसीएम नहीं होते हैं। तो परिभाषा के हिसाब से ही चलते हैं। परिभाषा कहती है कि वह छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 18 से भी विभाजित होती है, जो 24 से भी विभाजित होती है। तो 18 और 24 का एलसीएम जो होगा वो 72 होगा। यह एक छोटा सा उदाहरण था जिससे मैं एलसीएम के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे बच्चे। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, दूसरी भाग विधि है, तीसरी और भी स्मार्ट तरीके की विधियां हैं, छोटी छोटी विधियां हैं जिसमें हम गुणा गणित करके बड़ी से बड़ी संख्याओं को छोटे छोटे स्टेप में करके उसका लौसक निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि लौसक क्या है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, किस तरह से सवाल रोटेट होता है, कैसे परीक्षाओं में ट्रेंड को घुमा दिया जाता है। पढ़े हुए बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं कि यह क्वेश्चन लसक का है कि मसक का है, इसमें करना क्या है ये तक भी नहीं समझ में आता है। तो आज मैं इन सारी समस्याओं का समाधान करके रहूँगा और आपको करूँगा। देखिए, यहाँ तक आपने देखा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। पहले हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा और। अब हमारे पास ये है कि एलसीएम ज्ञात करने की विधियां क्या हैं। एलसीएम ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां मेरे भाई, एलसीएम ज्ञात करने की विधियां क्या हैं। यहाँ पे आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। सबसे पहला, हम इसी 18 और 24 को ही माध्यम बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 18 और 24 के माध्यम से ही हम समझेंगे कि एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी विधियां हमारी काम करती हैं। उन सारी विधियों के बारे में हम लोग इसी तरीके से इसी दो संख्याओं के माध्यम से समझेंगे। और उसके बाद जब प्रश्नों को उठाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं, कलेक्शन बहुत सारे हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रश्न मैं लेकर आया हूं, जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, एलसीएम एचसीएफ भी कोई टॉपिक होता है। तो देखिए, इसको सबसे पहले तो हम गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालना चाहते हैं। पहला जो हमारा नियम है, पहला जो हमारी विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है? अभाज्य गुणनखंड विधि में ये होता है कि 18 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दीजिए।
तो इसको हम लिख सकते हैं 9 दूना 18 यानी 3 की पावर 2 इंटू 2। अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर लिख दिए। 24 को लिखें 8 तिलिक 24 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख दिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 18 और 24 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसके आगे का नियम यह है कि जो संख्या, बात मेरी पकड़िएगा, जो बेस यानी जो अभाज्य संख्या जिसको हमने गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया था, तो जो अभाज्य जो बेस इसमें कॉमन होगा यानी जो बेस आधार हमारा कॉमन होता है उसकी सबसे बड़ी घात ली जाती है। उसकी क्या ली जाती है? बड़ी घात ली जाती है। तो यहां पे देखिए 2 और 2 कॉमन है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 3 होगा, यानी जो कॉमन है उसकी बड़ी घात। 3 और 3 भी कॉमन है, तो 3 और 3 का भी सबसे बड़ी घात लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घाते 3 और 3 के घाते 3। ये हो जाएगा क्या? इसका लसा हो जाएगा। सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसको हम फिर से सुधारना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए 3 और 3 कॉमन है, तो 3 की सबसे बड़ी घात है 3 की घाते 2। 2 और 2 कॉमन है, 2 की सबसे बड़ी घात है हमारी 3। ये होना चाहिए। हमने यहाँ मिस्टेक से 3 लिख दिया था, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब इस तरह के एलसीएम में जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में एलसीएम निकाला जाता है तो 90% क्वेश्चन में कभी भी इसको ओपन करके विकल्प नहीं दिया जाता है। जब भी विकल्प दिया जाता है तो इसी रूप में दिया जाता है। तो इसी रूप में एक तो एलसीएम आप इस रूप में लिख सकते हैं कि एलसीएम ये है, या इसको अगर ओपन करेंगे तो इसका मतलब 9 होगा और इसका मतलब 8 होगा, और 9 8 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसा कि आपने पीछे भी देखा कि इसका एलसीएम कितना था? 72 था। अब देखिए हम विधि नंबर 2 की बात करते हैं। विधि नंबर 2 हमारी क्या है? इसका सेकंड मेथड ये है। सेकंड वाला मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड इसका ये है कि हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। भाग विधि 18 और 24 ऐसे लिख देते हैं और अभाज्य संख्याओं से इसको काटने का प्रयास करके काटेंगे। तो पहले 2 से काटते हैं। 2 से कटने लायक संख्या है, 2 9 18 हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 9 हो जाएगा। 9 चूंकि कटता नहीं है इसलिए 9 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से फिर 9 नहीं कटता है, छोड़ दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा। और फिर 3 से काट दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब करना क्या है? इसका आपस में गुणा करना। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तिलिक 24, 24 तियाँ 72, इसका एलसीएम 72। ये ओल्ड मेथड है, ये ओल्ड मेथड है जो छोटी कक्षाओं में बच्चों को सिखाया जाता है। इसका प्रयोग ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से करेंगे। अभी मैं आपको स्मार्ट तरीके से इसका प्रयोग करके दिखाता हूँ। अब आप जरा सा देखिए, इसी विधि का मैं प्रयोग करता हूं दूसरे तरीके से। इस विधि का प्रयोग मैं करता हूं दूसरे तरीके से। इस विधि का प्रयोग मैं करता हूं दूसरे तरीके से। तो दूसरे तरीके से अगर 18 और 24 का मौसन निकालना चाहते हैं, लौसन निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले बड़ी संख्या से काट दीजिए। देखिए अगर हम 9 से काटते तो ये 2 बार में कट जाता, 9 से 9 8 24 हो जाता, और फिर 8 से काट दीजिए, ये सब कट जाएंगे, तो 9 8 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए हमने आपसे कहा कि कोई भी विधि खराब नहीं होती है, बशर्ते उसका उपयोग करने की विधि आपको, कला आपको आनी चाहिए। तो आपने देखा कि इतने स्टेप को मैंने शॉर्ट करके सिर्फ 2 स्टेप में ही इसका लसन निकाल दिया। तो ये विधि भी उपयोगी है, लेकिन आपको प्रयोग करने की कला आनी चाहिए। अगर उपयोग करने की कला आपको नहीं आती है तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगी। तो आइए नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं क्या स्थिति है। सॉरी, अभी सवाल पे नहीं आना चाहते। अभी हम आपको 2 विधि हो गई, अब एक तीसरी विधि भी आपको बताते हैं। तीसरी विधि देखिए क्या है, 18 और 24 का लसन निकालना। तो सबसे बड़ी संख्या को ही आप मान लीजिए कि यही एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या को ही मान लीजिए कि यही एलसीएम है। अब जरा सा देखिए,
यहाँ पे इसको हम तोड़ सकते हैं 8 गुणे 3 में, सॉरी 18 को तोड़ सकते हैं, 18 को तोड़ सकते हैं 9 गुणे 2 में, इसको तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 में, यानी इस तरह से ये हो जाएगा 18। अब जरा सा देखिए, 2 से ये 24 कट जाता है, इसको हटा देते हैं। 3 से ये 24 कट जाएगा, 2 से भी कट गया, 3 से भी 24 कट गया, हटा दिए। अब चूंकि 3 से काट चुके हैं इसलिए 3 से नहीं काटेंगे, तो यहाँ पे जो बचता है उसका गुणा कर लीजिए, 24 तियां 72, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी विधियाँ हैं एलसीएम निकालने की मेरे भाई। एलसीएम आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, बशर्ते मैंने कहा कि कोई भी विधि आप प्रयोग करिए, आपको स्मार्टनेस आनी चाहिए। परीक्षा अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, परीक्षा अगर पास होना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उन विधियों को भी सीखना पड़ेगा जो फास्ट और इफ़िशियंट हैं, जो बहुत तेज़ी से काम करती हैं, तेज़ी से काम करने के साथ साथ समय का बचत भी करती हैं। ऐसी विधियों को हमें उपयोग में लाने की ज़रूरत होगी। अगर आप एलसीएम ही निकालने में समय बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो बाकी के प्रश्नों को भी हल करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए मेरे मित्र, एलसीएम निकालने के लिए आपको बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ेगी और बार बार अभ्यास से ही एलसीएम फास्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दूसरी बात यह है कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल्स एलसीएम के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि अगर बेस सेम हो जाए, बेस हमारा सेम हो, बेस हमारा सेम हो और घात चाहे कुछ भी हो, बेस हमारा सेम हो, घात चाहे कुछ भी हो। मेरी बातें ध्यान से सुनिए, आगे बहुत काम आने वाली हैं। बेस समान हो और घात चाहे कुछ भी हो, तो क्या करना होगा, जो सबसे बड़ी घात होगी वही एलसीएम होगा। यानी इसका एलसीएम हो जाएगा सबसे बड़ी घात वाला 2 की पावर 6। और इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा मेरे भाई सबसे छोटी घात 2 की पावर 2 सबसे छोटी घात है, तो एलसीएम 2 की पावर 6 हो जाएगा। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2। यानी लसा में याद रखिएगा, एलसीएम में क्या करते हैं कि अगर बेस समान है तो घात चाहे कुछ भी होगी, सबसे बड़ी घात वाला एलसीएम होता है और सबसे छोटी घात वाला क्या होता है? एचसीएफ होता है। अगर इसी में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर दें, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5 एंड 2 की पावर -6, तो यहां पे एक चीज समझ लीजिए, एलसीएम क्या होगा? हमने कहा एलसीएम जब बेस सेम होता है तो सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात तो मुझे लगता है कि 2 की पावर -2 होगा। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर -6, ये हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर बेस कॉमन न हो, यानी कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसमें बेस हमारा क्या होगा? कॉमन नहीं होगा। जैसे अगर बेस कॉमन न हो, 2 की पावर 2, हम यहाँ गुणा नहीं करना चाहते हैं, 2 की पावर 2 कामा 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3, अगर कहते कि बेस इसमें कॉमन नहीं, इसमें बेस कॉमन नहीं है, तो जब बेस कॉमन नहीं होगा, याद रखिएगा मेरी बात, जब बेस कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ही लसा कहलाता है। तो इसका लसा यानी इसका जब एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम लिखेंगे मेरे भाई 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 3, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल ही लसा होता है। 2 अभाज्य संख्याएं हो, 3 अभाज्य संख्याएं हो, 4 अभाज्य संख्याएं हो, चाहे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो जिनका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है, तो उसमें उसका लसा हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल ही उसका लसा कहलाता है।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं। अगर संख्या आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दी गई हो, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2। दूसरी संख्या दी गई 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 इंटू 11 की पावर 3। अगर मैं कहूँ कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये तलाशिए कि क्या कॉमन है, कौन से बेस कॉमन हो रहे हैं। सबसे पहले आपको यही तलाशने की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा बेस हमारा कॉमन है और कौन सा बेस कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 2 और 2 हमारा कॉमन बनता है, और 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 की घात 3 है। 3 और 3 हमारा कॉमन है, 3 की सबसे बड़ी घात 5 है। 5 और 5 कॉमन है, तो 5 की सबसे बड़ी घात 2 है, और 11 इसमें कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे भाई एक बात समझिए, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है कि जो है उसकी बड़ी घात लेना है, और जो नहीं भी है उसकी भी बड़ी घात लेना है। यानी 11 अगर इसमें कॉमन नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं है, तो 11 को भी सबसे बड़ी घात ले लेंगे। यही इसका एलसीएम कहलाएगा मेरे भाई, यही इसका एलसीएम कहलाएगा। तो ये एलसीएम से संबंधित एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसे आपको जानना जरूरी है। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े सवालों को कैसे चीरते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। एकदम हमारे साथ बने रहिए, और अब वीडियो एक दिन भी मिस नहीं होगी, लगातार मेरी वीडियो आएगी जब तक कि टॉपिक क्लियर न हो जाए। मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से मैं आपको चीज़ें उपलब्ध कराऊं, जिससे कि हर एक पढ़ने वाले बच्चे को अच्छा फायदा हो। एक छोटी सी मोटिवेशन मैं आपको देना चाहता हूं। मोटिवेशन कहा जाता है कि मोटिवेशन इंसान के मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा सहायता प्रदान करता है। तो मैं यही कहूँगा कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए, इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़िए, इतनी बेहतरीन पढ़ाई करिए कि सफलता भी आपके दरवाजे पर आकर खटखटाने लगे कि बेटा दरवाज़ा खोल, मैं आ गया हूँ। ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये हमारा एलसीएम और एलसीएम से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनको अपने शुरू से देखा कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने देखा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सारी चीज़ें पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद सवाल उठाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सारी चीज़ें बता दूं, उसके बाद तब उठाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ की। एचसीएफ, इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा नाम होता है इसका जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र।